नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी बैन है? क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है मैंने। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पॉइंट वाइज बात करेंगे। 14 से 15 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग इसको पूरा देखिए और क्रिप्टो के रिलेटेड जो भी आपकी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, पाईकॉइन, ठीक है, ये सारी करेंसीज जो होते हैं वो मतलब क्रिप्टो करेंसी होता है जो डिसेंट्रलाइज होता है। इसका कोई कंट्रोलर नहीं होता है, ऑटोमेटिकली माइनर इसको कंट्रोल करते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बता के रखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए इस पे ही बात करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी लेटेस्ट अपडेट एक सर्वे हुआ 2025 में, उसमें ये सामने निकल के आया। 2024 में भी हुआ था और 25 में भी हुआ था। तो इसमें सामने आया कि विश्व में जो भी क्रिप्टोस के एसेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन से होता है। टॉप लेवल पे जो उसके कंज्यूमर्स हैं वो नंबर 1 में इंडिया है। इंडिया में क्रिप्टो एसेट्स यूज करने वाले बहुत काफ़ी मात्रा में हैं, खरीदने बेचने वाले बहुत हैं। तो अभी कोई भी चीज़ अगर बहुत सारे मात्रा में लोग करने लगते हैं तो गवर्नमेंट को उस पर मतलब ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भारत सरकार ने इस पे ध्यान दिया है और क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आए, वो मैं आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। क्रिप्टो कोई नई चीज़ नहीं है, वो बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट इसको फुली बैन नहीं किया आज तक, ना कर पाएगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड मेथड है और इसको बैन करना मुश्किल है। तो भारत इसके परिप्रेक्ष्य में क्या क्या किया है वो मैं टोटल सर्कुलर में आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों की सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे कि आखिर इंडिया में क्रिप्टो खरीद बिक्री पे लेन देन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या सीन है, सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ें तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि क्रिप्टो जो है इंडिया में बिल्कुल भी बैन नहीं है, लेकिन लीगल तौर पे खरीद बिक्री करने में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डॉलर में रुपया में कुछ चीज़ें को मतलब एसेट्स को मानते हैं ना, लेकिन क्रिप्टो अभी इंडिया में इस लेवल पे मतलब एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने इसकी अनुमति नहीं दिया है, मतलब लीगल टेंडर नहीं मिला है। इसको बोलते हैं, अगर फाइनेंशियल भाषा में अगर बोला जाए तो इसको एक वर्ड यूज किया जाता है, उसे कहते हैं लीगल टेंडर। जैसे कि डॉलर को, रुपया को एक वैल्यू मिला हुआ है, उस तरीके से इसका कोई अभी वैल्यू इंडिया में नहीं है। तो इसका टाइमलाइन देखते हैं पहले, क्या टाइमलाइन है, किस तरीके से इस पे इंडियन गवर्नमेंट का अपडेट्स आते हैं, क्या आते हैं, उस पर बात करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा दोस्तों, बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है RBI सर्कुलर 2018। 2018 में RBI एक सर्कुलर लेके आती है और उसमें वो कहती है कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व किसी भी पार्टी या कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। ये कब आता है? 2018 में एक सर्कुलर आता है RBI के द्वारा। उसमें बोलते हैं कि भाई कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किसी भी प्रकार का सर्विस कोई भी पार्टी या किसी कंपनी को जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है उस पर कोई भी हेल्प नहीं करेगा। लोगों ने अभी ये सर्कुलर आने के बाद बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो तो मतलब यूजेस और सपोर्ट बंद कर देती है, बिल्कुल ही बंद कर देती है। फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया एक वर्डिक्ट देता है, एक डिग्री देता है, मतलब एक स्टेटमेंट पास करता है 2020 में। वो कहता है कि ये जो सर्कुलर है जो RBI के द्वारा डिक्लेयर हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसका मतलब है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोबारा क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब वो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो क्या करता है कि इस वर्डिक्ट के द्वारा बोलता है कि जो RBI ने 2018 में ये कानून पास किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप भाई ऐसा मत करो। तो इसके बाद फिर से क्या हुआ कि ये जो देन लेन में जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पार्टिसिपेट करने लगे, हेल्प करने लगे, किसको? क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विसेज या क्रिप्टो से रिलेटेड खरीद बिक्री में सपोर्ट करने लगे। मतलब यहाँ तक ये बात बढ़ी। फिर क्या हुआ भाई? तो वेरियस ड्राफ्ट बिल, मतलब 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ बिल लेके आने वाली थी, अभी तक आई नहीं है,
पेश नहीं हुआ है, ड्राफ्ट बिल लेके आने वाली थी। उसमें क्या था कि उस बिल का नाम था क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल इसका नाम था। तो उसमें ये चीज़ था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पे कंट्रोल कैसे की जाए या फिर उसको रोका कैसे जाए, इस पे बात की जानी थी, जो कि अभी तक सामने नहीं आई है। फिर कहा गया कि मतलब एक हमारा भी डिजिटल करेंसी होना चाहिए, गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी, इसको बोलते हैं CBDC, गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी बोलते हैं, CBDC। इस बिल में एक बात की गई कि हमारा अपना भी क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए, लेकिन अब तक ये ला फुल रूप से पास नहीं हुई है, यहाँ तक कि पेश भी नहीं हुआ है संसद में। तो ये बिल ही रहे, अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं हुआ है। तो ये आधा अधूरा है। मतलब हो सकता है अपडेट्स इसके 25 में 26 में कुछ बिल इस पर रिगार्डिंग आए तो हम आपको अपडेट दे देंगे, लेकिन अब तक इतना ही है कि क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ हैं या प्राइवेट कंपनियां हैं जो क्रिप्टो करेंसी लेकर के आ रही हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए। उसके बाद एक CBDC मतलब गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी भी एक लॉन्च करने की बात की गई है उसमें, ठीक है। मतलब इंडिया क्यों इस मैटर में पीछे रहे, तो इस पर बात की गई है। तो अभी इस पर कोई अपडेट तो नहीं है, कुछ होता है तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। अगला था टैक्स रूल। ये मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जानने वाली चीज़ है टैक्स रूल्स, इसी पे बात आता है। मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या टैक्स का सीन क्या है, कैसे मतलब कितने परसेंटेज टैक्स लगेंगे अगर हम क्रिप्टो खरीदते हैं बेचते हैं। और देखिए दोस्तों, जो क्रिप्टो गेन या प्रॉफिट होते हैं ना, जो भी क्रिप्टो में हम बेचते हैं खरीदते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ये बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट। तो उस पर क्या है गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उस पर टैक्स देना होता है हमको। तो उस पर मतलब पूरा का पूरा 30% टैक्स देना पड़ता है। मतलब आप 100 रुपये का क्रिप्टो में प्रॉफिट कमाएं तो 30 रुपये गवर्नमेंट को दे देना होता है, बाकी का 70 रुपया जो होता है वो आपका होता है। ये अगर लीगली तौर पे आप कर रहे हैं तो। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आपकी इनकम सपोज अभी तो लास्ट इस साल तो 7 लाख है, लेकिन अगले साल से 12 लाख तक कम है आपकी इनकम, तो आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, ITR फाइल कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इसमें आप दिखा सकते हैं कि आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से कम है। और 12 लाख से कम के केस में क्या होता है, 12 लाख से कम हो जाएगा तो आप चूँकि आपकी कोई सैलरी नहीं है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको ITR 2 करना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं फिर भी आपको ITR 2 करना है। उसमें मतलब कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ यही करते हैं, आप खरीद बिक्री करते हैं तो आपको ITR 2 करना है। ITR 2 में आपको एक सेक्शन मिलेगा 6A आई थिंक, अच्छे से याद नहीं मेरे को। उसमें क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट का एक ऑप्शन होगा। उसमें कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होंगे, उसको भरने के बाद आप अपने ये जो 30% टैक्स है, ये 30% टैक्स जो गवर्नमेंट ने आपसे काट लिया है, इसको आप वापस ले सकते हैं। लेकिन कब, जब आपकी इनकम 12 लाख से कम होगी तब, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हैं। तो 30% ये टैक्स काट सकता है। और 1% का TDS लगेगा ऑन सोर्स, मतलब पैसा आने जाने में 1% का TDS डिडक्टेड एट सोर्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। जब आप क्रिप्टो एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे तो 1% का TDS लग जाएगा आपको। तो मतलब आपको देखा जाए तो 30% जो है, 30% का TDS लगेगा आपको एक गेम्स पे, प्रॉफिट पे, और 1% TDS नहीं, टैक्स बोलते हैं इसको, टैक्स से तो सेम टाइम कटेगा, और TDS सोर्स से ही कट जाएगा सेम टाइम, 1% का TDS एट सोर्स ही कट जाएगा। टोटल डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं इसको। तो ये सेम टाइम कट जाएगा 1%, और ये 30% आपका टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपये अगर प्रॉफिट कमाते हैं आप तो उसमें से आपको 30 रुपये गवर्नमेंट को देना है। इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा मैं बकवास करूँगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ये है कि 5 नंबर पॉइंट है आपका कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़
इंडिया में इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बनाया है कि नहीं बनाया है। तो दोस्तों ये अपडेट है आप लोगों के लिए कि इंडिया में इसको कंट्रोल करने के लिए एजेंसीज चालू हो गई हैं। जो भी एंटाइटस ड्रिलिंग है क्रिप्टो मस्ट कंपाइल विथ AML। AML मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये कैसे किया जाता है? तो KYC के थ्रू। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। और इसको मतलब कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वैलेट है, या कोई भी कंपनी जो क्रिप्टो को इंडिया में लेके आ रही है या आना चाहती है, तो उसको एक संस्था है, उसका नाम है FIU IND इंडिया। FIUIND ये संस्था है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। FID मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। FID का पूरा नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ आपको रजिस्टर करने के बाद ही आप एक्सचेंज मस्ट रजिस्टर रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही इंडिया में लीगली रूप से अपना वैलेट, क्रिप्टो वैलेट या फिर एक्सचेंज ETC चला सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, इसके लिए बाइनेंस पे फ़ाइन लगा था, आपने सुना होगा। बाइनेंस ने कुछ AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उस पर कुछ फ़ाइन दिया था बाइनेंस ने। बाद में कुछ डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंडिया गवर्नमेंट बोलती है आपको KYC करना है, KYC करना है, उसका डिटेल हमको देना है, जो भी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे करिए, जो भी आपको वैलेट चलाना है या फिर आपको एक्सचेंज चलाना है तो चलाइए। तो इंडिया में इस पर फ़ाइन लगा बाइनेंस के ऊपर, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट कर दिया, तो अभी ये इंडिया में लीगल हो गया है। बाइनेंस से आप काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको KYC करना है। बिना KYC के आप नहीं कर सकते। अगर कुछ सस्पिशियस चीज़ें होती है तो भी आपको FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्ट करना है। तो अगर कोई बोले कि इंडिया में क्रिप्टो का कोई भी लीगल एजेंसी नहीं है, कोई भी लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। FIU लीगल अथॉरिटी है इंडिया में, जो क्रिप्टो के रिगार्डिंग अपडेट्स और क्रिप्टो के ऊपर पैनी नज़र बना के रखी है। FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसको ध्यान में रखिए। तो यहाँ तक आप समझ में गए होंगे कि इसका रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी है। तो ये 5 चीज़ जो है, मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया में 70% क्रिप्टो लीगल है और 30% क्रिप्टो जो है इलीगल है। तो इसमें क्या है बंधु कि ये जो लीगल जो है, ये जो 70% लीगल है, इसमें आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, एसेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। 30% का टैक्स देना है और 1% का TDS सेम टाइम वहीं पे कट जाएगा जहाँ पे आप मनी मतलब क्रिप्टो ट्रांसफ़र वगैरह करोगे। तो आप क्या करें और क्या ना करें, मतलब अभी जो अपडेट्स वगैरह हैं इंडिया में या फिर जो भी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से नॉट अलाउड। क्या है नॉट अलाउड क्या है? तो RBI का कहना है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पे आप बहुत जल्दी भरोसा मत करो और उसके सर्विस को ऑथराइज मत करो। अगर आप ऑथराइज करेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज पे भरोसा मत करो, रिस्क हो सकता है, प्रॉक्सी जैसा हो सकता है, पैंजी हो सकता है। टैक्स इवेशन एनोमेसिस, मतलब आप किसी प्रकार के टैक्स से बचने का प्रयास मत करो। ये सब नहीं करना है कि आप क्रिप्टो की खरीद बिक्री कर रहे हो और 30% टैक्स देने से बच रहे हो, इससे आपके अकाउंट वगैरह फ्रीज हो सकते हैं। रेगुलेटरी वार्निंग फ्रॉम RBI अबाउट रिस्क, वोटेलिटी, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, इतनी सी बहुत सारी चीज़ें हैं, थ्रेट्स आ सकते हैं आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ों से बचना है। गवर्नमेंट क्या सोचती है इसके रिगार्डिंग? गवर्नमेंट सोचती है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको साथ जिक्र कर देता हूँ, वो भी टाइम तो है 14 मिनट हुआ है, 1-2 मिनट और वीडियो बढ़ा देते हैं। RBI कहता है कि ये एक ऐसा मैटर है जिस पे स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज है, इसलिए इसको स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब गवर्नमेंट इसे रोकना भी नहीं चाहेगी, और लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए, इसे थोड़ा सा अपने हाथों में पकड़ बनाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अभी 2024-25 का जो अपडेट्स है, 2024 और 25 का जो अपडेट्स है इसके रिगार्डिंग, वो है कि कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज को पेनाल्टीज़ दी गई है। जैसे FIU,
मैं बताया ना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट करता है। तो कुछ क्रिप्टो पर पेनल्टीज दी गई है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बनाया गया है। जैसे बाइनेंस को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नॉन कंप्लायंस के रूप में इसको पेनल्टीज लगाया गया था फाइनेंस के ऊपर। बाद में ये जो है बाइनेंस ने KYC वगैरह शुरू कर दिया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक द वन रीटर्स रिपोर्टेड सेइंग इंडिया, रीटर्स के रिपोर्ट के हिसाब से बोलता है कि मतलब रजिस्ट ए फुल क्रिप्टो फ्रेमवर्क बिकॉज लेजिटिमेटिंग क्रिप्टो बाउंड्री में कॉज सिस्टमेटिक रिस्क। मतलब ये जो है क्रिप्टो का लेन देन थोड़ा सा रिस्की है, बट इसको बैन नहीं कर सकते। ये एडिटोरेट में रिपोर्ट हुआ है। साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मैनेजमेंट जो है, देखिए इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है। FIU ने बोला कि जो भी इसके रिलेटेड है, मतलब अगर वो बैलेट चलाना चाहते हैं या फिर अपनी कंपनी या क्रिप्टो लेके आना चाहते हैं, एक्सचेंज चलाना चाहते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट मैंडेट है। मतलब साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट जो है मैंडेट है, मतलब मैंडेटरी है। उसको साइबर सिक्योरिटी जो है ऑडिट कराना ही है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों मुझे मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। मैंने वीडियो बहुत लंबा नहीं किया है, बोरिंग भी नहीं किया है, ऑन द टॉपिक बात किया है। तो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर बटन है शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं है। अगर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोग के सामने ज़रूर लेके आऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।